हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को CFT के एजम्पशंस बताए गए थे और उनमें किस तरह से आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो समझाया गया था। डी ऑर्बिटल कितने सेटों में स्प्लिट हो सकता है वो आपको समझाया गया और कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिन पर आप CFT को यूज करेंगे, है ना। मतलब जो कॉम्प्लेक्स आपको दिए जाएंगे उन कॉम्प्लेक्सों पे आप कैसे दिखाएंगे कि इन पे स्प्लिटिंग किस ढंग की होगी, ठीक। और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे, उनका डिस्कशन आज हम आपसे करने वाले हैं। एक चीज और आपको बताई गई थी कि जब भी आप चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए आप CFT अप्लाई करते हैं और CFT पे जो जो चीजें आपको काउंट करनी होती हैं, जैसे कि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका मैग्नेटिक नेचर, फिर CFSE जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम इस लेक्चर में CFSE पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ मैग्नेटिक मूवमेंट पे। चूंकि आपने ये बताया है इस CFT के जो मेन एजम्पशंस हैं उनमें यही चीज पहले बताई गई है कि यह थ्योरी जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू देती है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की ना, इसमें कहीं अप्रोक्सीमेशन का केस नहीं रहता है। तो हमें यही चीजें आज यहाँ पे समझनी है कि हम उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को फिल कैसे करेंगे उन ऑर्बिटलों में जो कि यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज CFT के जो मेन फैक्ट है, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और एक बात और, आप सभी लोगों से ये बार बार कहा जाता है कि जो भी क्वेश्चंस दिए जाएं उनका आंसर किया करें, साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, ठीक। अब ये आपका जो वीडियो अपलोड होने जा रहा है ये वाला, ये समझिए इसका लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इसमें मेनी मोर आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता तो एक वीडियो इसकी और भी अपलोड करूंगा, वो इसकी पे प्रतिक्रिया आने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मतलब यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका, अष्टफलकीय संकर है, उनमें CFT कैसे यूज की जाएगी ये हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दूं, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है 6 लिगेंड होंगे। सपोज करिए यहाँ पे मेटल लगा, ये लिगेंड है, सारे लिगेंड है यहां पर इस तरह से। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस पे कि जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाए जा रहे हैं आपको, इनमें जहां जहां लिगेंड्स लगे हैं वो एक एक्सिस को डिफाइन करते हैं, एक अक्ष को डिफाइन करते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर जो आपका दिखाया जा रहा है, जैसे ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये X एक्सिस है, इस वाले को हमने Y एक्सिस मान लिया और ये वाला हमारा Z एक्सिस हो गया। कौन सा? Z एक्सिस हो गया। भाई जब इसके अपोजिट में आते हैं हम लोग, जैसे X का जो नेगेटिव टर्म्स होता है उसको X डैश कहते थे आप, Y का नेगेटिव टर्म्स Y डैश और Z का नेगेटिव टर्म्स Z डैश होता है, ठीक है। आप सभी को ये पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड होते हैं और 6 लिगेंड को जब मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अरेंज किया तो जो इसकी शेप बन रही है वो ये शो करती है कि ये X Y Z अर्थात 3 डायमेंशनल स्पेस को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो जब 3 डायमेंशनल स्पेस यहाँ पे आप दर्शा रहे हैं तो ऐसे केस में हमें ये पता है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती हैं तो उसमें 2 कंडीशन रहती हैं।
भाई डी ऑर्बिटल जो है हमारा वो दो तरह से स्प्लिट होता है, एक T2G फॉर्म में और एक EG फॉर्म में। तो जो लिगेंड यहां है वो मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, मेटल की तरफ जाएगा। तो कहां पे, एक्सिस पे तो है ये, क्योंकि ये एक्स वाई जेड इसी एक्सिस के जैसा बिहेव कर रहा है। आपको ये पता है कि ये डंबल शेप बनाती हैं। डंबल शेप में मान लीजिए हमने एक इसका लोब्स दिखाया, ये देखिए मैं लोब्स दिखा रहा हूं इसका, दूसरा लोब्स मैंने यहां दिखा दिया, ये ऐसा, ये लोब्स बन गए हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले, ठीक है ना। तो जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बन गए, ये लोब्स हैं कहां पर, एक्सिस पर है। कहां पर है, एक्सिस पर है। ये कंडीशन आप जेड पे भी शो कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, इस तरह से ये लोब्स बन गए। तो सभी लोब्स जो यहां पे दिखाए जा रहे हैं वो किस पर है, एक्सिस पर है, जहां लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, मेटल उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा समझिए लिगेंड को। क्योंकि लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है ना। ये चीजें हमने सेफ्टी के एजम्पशन से बता दी है। तो यहां पर क्या मिला, ये एक्सिस पर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे सेट पर ये आके एकत्रित होंगी, लिगेंड ऐसे सेट में मिलेगा जहां पर क्या हो, एक्सिस पे बिलोंग करता हो। तो दोनों सेटों में कौन सा ऐसा सेट है जो एक्सिस पे बिलोंग करता है, आपने बताया है EG सेट। क्योंकि भाई EG सेट में आपने दिखाया नहीं है कि वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तथा जो आपने T2G को बताया है तो उसमें बताया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। क्योंकि ये जो कंडीशन में है इनमें आपको ये समझाया गया कि अक्षों के बीच में होती हैं, और वो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो बताया गया वो अक्षों पर होते हैं। तो ये अक्षों पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे ना, बात यहां तो समझ में आ रही है। इनका क्या रोल है उस स्प्लिटिंग में, स्प्लिटिंग में इसका यही रोल है कि जब ये एक्सिस पर हैं तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक। तो इस कंडीशन में इसलिए यहां कहा जा रहा है कि EG सेट की एनर्जी जो होगी कंपेरिजन टू T2G की यहां पर अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनमें एक्सिस के बीच में जो लिगेंड्स है वहां पर रिपल्सन मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम रिपल्सन होने के कारण से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स या कहे जाए जो उसके EG सेट में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो अत्यधिक ऊर्जा में रहेंगे और उसका सेट हमेशा ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा जब उस पर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। आइए एक चीज इसमें और जान लेते हैं। यहां पर जो ये दिखाया जा रहा है, ये वाले, ये एक्सियल बॉन्ड को शो करते हैं, एक्सियल बॉन्ड को शो करते हैं, और एक इसमें होता है, इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं इसे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ये दोनों सेम साइज के होते हैं, ठीक। मतलब अक्षीय बंध और निरक्षीय बंध ये सभी क्या होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। मतलब इनके बंध की लंबाई में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक। अब आइए इसके बाद आपने समझ लिया इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड में क्या रिलेशन है, ये बराबर होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड जो होते हैं वो मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं एक्सिस पर, और एक्सिस पर प्रेजेंट होने की वजह से इनमें मैक्सिमम रिपल्सन होता है, मींस अधिकतम प्रतिकर्षण होता है। इस कारण से ऊर्जा अधिक उत्सर्जित होती है। जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो हमेशा EG सेट वाला सेट ऊपर मिलेगा आपको और T2G वाला नीचे मिलेगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात की जा रही है, क्लियर है। चलिए आगे मैं डिस्कस करता हूं उस पर, इन चीज को हटा दूं, इसको समझ में आ रहा सबको, चलिए इसको हटा दिया मैंने। अब आगे देखिए, जब आपका डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, अभी ये डी ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल के सभी क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां पर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है उस केस में सभी ऑर्बिटल की एनर्जी, सभी ऑर्बिटल की ऊर्जा एक जैसी है। अब
जैसे ही लीगेंड आता है इसके कांटेक्ट में, जैसे अभी ये मेटल का था, मेटल के पास डी ऑर्बिटल थे, उसमें सभी की ऊर्जाएं एक समान थी, इसलिए इसको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला आपने। अब क्या कहते हैं, आप जब इसमें लीगेंड को प्रेजेंट करवा देते हैं, यानी कि जब लीगेंड के कांटेक्ट में आपका मेटल आता है, उस टाइम क्या होती है, इसकी एनर्जी कुछ इंक्रीज कर जाती है, एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाती है। और जब एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाएगी तो सब में एवरेज इंक्रीजिंग होती है। क्या? एवरेज इंक्रीजिंग होती है, समझ गए? तो एवरेज इंक्रीजिंग होने के बाद यानी कि ये ऑर्बिटल जो पहले डीजनरेट था वो यहां से एनर्जी पा करके यानी लिगेंड कांटेक्ट में आया, तो ये देखिए यहां पर औसत ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल आपको मिले, डी ऑर्बिटल ना, एवरेज एनर्जी वाले, हैविंग एवरेज एनर्जी, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल। मतलब इसमें इंक्रीजिंग हो रही है। अब हो सकता है किसी में 0.5 का हो, किसी में 0.6 का हो जाए, किसी में 0.7 का हो जाए, सेपरेटली आप अगर बात करते हैं, बट ओवरऑल ऑर्बिटल की बात यहां पे हमको करनी है, तो सब में क्या होती है, एक औसतन ऊर्जा यहां पर इंक्रीज करती है। ठीक, अब देखिए जब लिगेंड के कांटेक्ट में आया मेटल तो इसमें औसत ऊर्जा क्रिएट हुई। अब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करना चाहता है तो भाई वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएगा, तो लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन शुरू हो गया। जो दोनों लोब्स थे उनके बीच में रिपल्सन शुरू हो रहा, क्योंकि चार्जेस तो अलग अलग हैं, लेकिन जो दोनों साइड में जो लिगेंड लगे हुए हैं उन पर सेम चार्ज है, इस वजह से वहां पर रिपल्सन अधिक होता है। जब रिपल्सन होता है तो इस ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग के दौरान देखिए, स्प्लिटिंग के दौरान ये दो सेट में ब्रेक हो जाते हैं। पहला सेट है आपका Eg का और दूसरा सेट होता है आपका T2G का, ठीक है। ये है Eg सेट और ये है T2G सेट। बताया मैंने आपको क्या कि भाई इसमें दो सेट रहते हैं, दो सेट में ये स्प्लिट होते हैं, एक Eg वाले और एक T2G वाले। T2G जो होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो भी इसमें कंडीशंस रहती हैं जहां पे लिगेंड्स को आप प्रेजेंट कराते हैं, वो अक्षों के बीच में होती हैं, अक्षों के बीच में होती हैं और ये अक्षों पर होती हैं। इसे आप कहते हैं डबली डीजनरेट, मतलब दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं यहाँ पे, इसकी ऊर्जाएं एक जैसी है, और ये है ट्रिपली डीजनरेट, इसकी तीनों की ऊर्जाएं एक जैसी मिलती हैं। अब इन दोनों सेटों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है, जो इनके बीच की एनर्जी गैप होती है उसे आप कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो इनके बीच की होती है, दोनों के बीच का जो गैप होता है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए इसकी औसतन थी यहां पे, तो ये इसका एक बैरी सेंटर होता है। क्या होता है? बैरी सेंटर होता है। इनके बीच का एनर्जी गैप हो गया, ये जो दोनों सेटों के बीच की ऊर्जा का अंतर होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं, या एनर्जी का अंतर, ठीक, ऊर्जा अंतर कहते हैं इसको। अब ये देखिए इसके मध्य भाग में, इसको क्या बोल रहे हैं? बैरी सेंटर बोलते हैं, जैसे समझिए इसका मध्यमान वाला। तो इसके ऊपर जो सेंटर है यहां पर, ये इसे हम लोग डेल्टा नॉट से दिखाते हैं। ये ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी गैप यहाँ पे शो की जा रही है वो डेल्टा नॉट से दिखाई जा रही है। इसके जो बैरी सेंटर से जो Eg सेट की लेंथ है वहां पर हम लोग पॉजिटिव में दिखाएंगे, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा आपका 0.6 डेल नॉट, और यही कंडीशन आप यहां से दिखा रहे हैं इसके लिए, माइनस के साथ 0.4 डेल नॉट, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 0.6 का, 0.4 का, और यहां माइनस क्यों लगाया आप, यहां प्लस क्यों लगा रहे हैं भाई? देखिए ये बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर मतलब जो दोनों आके मिले यहाँ पे आए, उनका टोटल किया जाए तो मान 0 आना चाहिए, ठीक, मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और ये जो डेल्टा नॉट आपको दिखाया टोटल एक ही था मेरे पास, एक ही था। जैसे मान लीजिए इसकी हम सिर्फ मैथमेटिकल टर्म में इसके डिजिट्स को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा मुझे, ठीक। जब 1 मिल गया तो इस केस में आपको यहां बताया जा रहा है ऊपर वाला भाग पॉजिटिव, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, यहां
रिपल्सन कम होता है, इसलिए माइनस एनर्जी कम रखता है। अब ये दोनों सेम कैसे होंगे? सपोज करिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 ऑर्बिटल है, सपोज करिए 2 ऑर्बिटल है, तो 2 ऑर्बिटल को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई 1.2 आएगा। और इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसको मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी 1.2 आएगा। इसका प्लस में 1/2, इसका माइनस में 1/2। ठीक, तो क्या चीजें मिली भाई? प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 मिलकर 0 हो गया। इसका अंदर एनर्जी वैल्यू जो हमको मिलेगा यहाँ पे वो सही मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे CFSE फाइंड करना है, जिसको मैंने बोला क्या, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, या इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे आप। अब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसमें ये आपको जानना है पहले कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, सपोज करें T2G सेट में A इलेक्ट्रॉन आए, कितने A इलेक्ट्रॉन आए, तो A गुणे -0.4 डेल नॉट प्लस EG सेट में B इलेक्ट्रॉन आए, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्लस B इंटू 0.6 डेल नॉट। ये कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगी CFSE, जहां A T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं और B EG सेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? सबको आप टोटल करेंगे। अब दूसरी बात जैसे समझनी है आपको, इनमें जब सपोज करिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इनमें अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो उस केस में इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है। एनर्जी गैप क्या होता है? ज्यादा होता है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो इनके बीच की एनर्जी गैप कम हो जाएगी। इनके बीच जो ये आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस, ये क्या होगा? कम हो जाएगा। कब? जब वीक फील्ड होगा। बात आई समझ में आपको? स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा तो दोनों सेट के बीच का गैप ज्यादा होगा, वीक फील्ड रहा दोनों सेट के बीच का गैप होगा कम होगा। ये बात यहां तक समझ में आ गई? चलिए आगे बताता हूं। अब इसमें आगे देखिए क्या है, आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? तो जब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सबसे मोस्ट चीज इंपॉर्टेंट चीज यही है, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस टॉपिक। दैट मीन्स इसमें जो आपको समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आप इसमें फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब आप इसमें भरेंगे, कब? अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में पहले आप हुंड के नियम के विपरीत, मतलब सबसे पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन भरा, अब इसके बाद जब और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो तब भी आप इसी में करवाएंगे। जब ये पूरा फुलफिल हो जाए तब आप EG सेट में भेजेंगे, तब उसे आप EG सेट में भेजेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर वो वीक फील्ड लिगेंड रहा, तो ऐसे केस में आप हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। किसके? हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। जैसे देखिए यहां जो एक्सपेरिमेंटली बातें प्रूव की गई हैं कि डेल नॉट लेस होता है P से, और ये किसके लिए? वीक फील्ड लिगेंड के लिए। WFL मतलब यही है। ये देखो पेयरिंग एनर्जी है, ये क्या है? पेयरिंग एनर्जी है, और ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। तो जब यहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है कंपेरिजन टू सिंगलेट की, तो आप बताओ इसको सिंगलेट कराने में आसानी होगी कि पेयरिंग कराने में? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, यानी पेयरिंग कराने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी मुझे। तो भाई क्या हुआ? वीक फील्ड के केस में ये आसानी से अनपेड ही रहते हैं, भर दिए जाते हैं हुंड के रूल के अनुसार। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए केस अपोजिट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये केस अपोजिट है। मतलब क्या है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में क्या होता है? इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यानी सिंगलेट जो रहते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे अर्थात पेयर कराने में आसानी होती है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे फैल रहा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, तो ऐसी स्थिति में पेयरिंग कराएंगे पहले, उसके बाद EG सेट में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे,
बट अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंडी के नियम के अनुसार, तब जाकर के उसकी पेयरिंग करवाएंगे। चीजें यहां तक सबको समझ में आ रही है? हाँ, अगर ये बातें आपको समझ में आ जा रही हैं तो मेरी समझ से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी कि उसका कैसा बनेगा। उसमें क्या है, जस्ट अपोजिट, कुछ करना ही नहीं, सब कुछ जो बता रहा ये करना है। इसके बाद क्या करना है, इसका अपोजिट, ये T2G अब की बार ऊपर जाएगा, EG सेट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छों के बीच में रिपल्सन होगा। T2G सेट में चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऐसा लिगेंड अक्ष पर नहीं होता है। जब वो अक्ष पर नहीं होता इसका मतलब अच्छों के बीच में होता है, और जब वो अच्छों के बीच में होता है तो इससे ज्ञात होता है कि T2G की एनर्जी ज्यादा होगी और EG की एनर्जी कम होगी। ठीक है, किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो ये था, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, ये T2G ऊपर जाएगा और EG नीचे आएगा। तो ये वैल्यू आपकी जाएगी ऊपर प्लस के साथ और ये वाली वैल्यू आएगी नीचे माइनस के साथ। ठीक है यहां तक? अब चलिए जो चीजें मैंने आपको बताई CFSE कैसे काउंट करेंगे। सपोज चलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो आप यहां लिखेंगे 1 गुणे इतना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 गुणे समथिंग जो भी आएगा CFSE निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होता है, जो ऑर्बिटल आपको दिए जा रहे हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप उसका बताएंगे नेचर पैरामैग्नेटिक, और अगर वो क्या होता है, युग्मित होता है, तो आप उसे कहेंगे डायमैग्नेटिक, मतलब प्रचुंबकीय। प्रचुंबकीय कब होगा, जब वो उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, और अनचुंबकीय कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा। ठीक, चलिए अब इसकी स्पिन मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में आपने भरा हुआ है। अपवर्ड डायरेक्शन भरेंगे तो इसका मान +1 बटा 2, डाउनवर्ड में भरा है तो इसका मान -1 बटा 2। ठीक, ऊपर की तरफ भरा है तो +1 बटा 2, नीचे की तरफ भरा तो -1 बटा 2। पहले इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो अपवर्ड, फिर उसके बाद डाउनवर्ड। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आपका इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से √n × n+2 Bm बोर मैग्नेट हो। n जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप यहां रखिए, काउंट करिए, वैल्यू मिल जाएगी। अगला स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, जो स्पिन आपने निकाली हुई है उस स्पिन को आप यहां लाके रख दीजिए, वैल्यू आपको s की मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बातें सब लोग अब कर सकते हैं आसानी से या नहीं, जल्दी बताएं। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि इसकी एक वीडियो और आनी चाहिए तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर चाहिए। मैं उस पर क्वेश्चंस करवा दूंगा 2-4, यदि आप लोगों की इच्छा रहेगी तो। अदरवाइज मैं इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश मान लूंगा। अगर लोगों के कमेंट्स नहीं आए, लोग अपनी ओपिनियन को नहीं देते हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों ने कहा। ठीक है, इस केस में ध्यान रहे। ठीक, तो सभी लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर बताएं इसमें, ताकि मैं अगला वीडियो इस पे अपलोड कर सकूं। और अदरवाइज मैं अगले चैप्टर का शुभारंभ नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा, वो होगा P ब्लॉक आपका। ठीक है, तो चलिए सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सब पे जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोग देख सकें। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।